नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर में R32A रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे तथा हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि क्या हमें R32A रेफ्रिजरेंट को टॉप अप करना चाहिए या नहीं, और हम उन सभी बातों पर भी चर्चा करेंगे। जब हम कभी R32A रेफ्रिजरेंट को चार्ज कर रहे हैं तो हमें किन उन बातों का ख्याल अवश्य रखना चाहिए जो हमारे लिए और कस्टमर के लिए ज़रूरी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों अभी जो यूनिट आप सामने देख रहे हैं यह एक 5 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर की यूनिट है और इसमें R32A रेफ्रिजरेंट है और जो लीक हो गया है शायद 20 या 30% इसमें लीकेज की संभावनाएं हमें लग रही हैं। हमने सबसे पहले लीकेज को फाइंड किया, क्योंकि आप जब भी कभी किसी यूनिट पर कार्य करें तो लीकेज को फाइंड करने के बाद ही जब आपको तसल्ली हो जाए तभी आपको रेफ्रिजरेंट चार्ज करना चाहिए। सबसे पहले आपको यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए जब आप ये सभी कार्य कर रहे हो तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर का सिलेंडर है वो हमें छाया के स्थान पर अवश्य रखना चाहिए, यानी कि उसे धूप में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक उच्च दबाव वाली गैस है, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लीकेज को चेक करने की विधि के बारे में। आपको R32A रेफ्रिजरेंट यूनिट को अगर उसके अंदर एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट बचा हुआ है तो हमेशा साबुन के झाग के द्वारा ही लीकेज को चेक करना चाहिए। आपको किसी भी लीक डिटेक्टर से लीकेज को चेक करना नहीं चाहिए, क्योंकि R32 एक मध्यम श्रेणी की ज्वलनशील गैस है और अगर परिस्थितियाँ इसके अनुकूल हो जाएं, यानी कि जहाँ पर यूनिट लगी हुई है वहाँ पर परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कई बार कि रेफ्रिजरेंट के लीक हो जाने पर आग लगने की संभावनाएं बन जाती हैं। वो कैसे, वो हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, अगर आपको यूनिट में प्रेशर भरने की ज़रूरत महसूस हो, अगर लीकेज नहीं मिल पा रही तो आपको कभी भी कोई अन्य प्रेशर नहीं भरना चाहिए किसी भी कंप्रेसर के द्वारा या किसी अन्य रेफ्रिजरेंट का। आपको हमेशा ड्राई नाइट्रोजन का प्रेशर भरकर ही लीकेज को चेक करना चाहिए, वो भी पूरी सावधानी के साथ 150 psi मैक्सिमम। और एक ज़रूरी बात, जब आपको लीकेज मिल गई है और आप उस बचे हुए रेफ्रिजरेंट को जो यूनिट में है उसे रिलीज़ कर रहे हैं तो कभी भी एकदम से उसे रिलीज नहीं करना चाहिए। और हमेशा आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए कि वो यूनिट किसी बंद या तंग स्थान पर तो नहीं है, वहाँ पर वेंटिलेशन अवश्य होना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल ही क्यों ना करना पड़े। और अगर खुले स्थान पर है तो आप धीरे धीरे, क्योंकि दोस्तों अगर आप R32 को एकदम से ऐसी जगह पर रिलीज करेंगे जहां वेंटिलेशन पर्याप्त नहीं है और आपने एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल नहीं किया तो क्या होगा कि R32 अगर तेज़ी से लीक होगी तो यह निचले स्तर पर जमा हो जाती है और वहीं रहती है, क्योंकि दोस्तों R32 गैस हवा से भारी होती है तो उस क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। इसलिए आप एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल अवश्य करें। अगर खुले स्थान पर आपकी यूनिट है तो आप धीरे धीरे ही गैस को रिलीज़ करें। उसके बाद आप ध्यान से उस फ्लेयर को देखिए जहां से आपकी लीकेज थी, उसे देखिए। अगर दोबारा बनाने की ज़रूरत पड़े तो आप फ्लेयर को अवश्य बनाएं, क्योंकि दोस्तों R32A हमारी जो गैस है वो ओजोन परत को नष्ट नहीं करती, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि इसका जो ODP है वो 0% है। लेकिन दोस्तों यह ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है, जो 675 इसका GWP यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। लेकिन हाँ, R410A से काफ़ी कम है। R410 का GWP लगभग 2088 है। इसलिए अगर आपके पास उचित टूल्स हो गैस को रिकवर करने के लिए तभी आप गैस को रिकवर करें। और जब भी आप अन्य काम करें जैसे लीकेज को चेक करना या अन्य काम, तो गैस सिलेंडर को हमेशा छाया के स्थान पर ही रखें। और जैसा मैं आपको बताता हूं कि यह एक मध्यम दर्जे की फ्लेमेबल गैस है, इसलिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। R32 एक उच्च दबाव वाली गैस है दोस्तों, इसलिए इसे उच्च दबाव वाले सिलेंडरों में ही रखा जाता है। और कभी भी आप डिस्पोजेबल सिलेंडर में रेफ्रिजरेंट रिफिल किए हुए सिलेंडर को आउटडोर में ना लेके आएँ, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार सिलेंडर जो हमारा सर्विस सिलेंडर होता है ये उच्च क्वालिटी के होते हैं और उच्च दबाव गैसों के लिए ही स्पेशलाइज बनाए जाते हैं। इसलिए आपको आउटडोर पर इन्हीं सिलेंडरों का उपयोग करना चाहिए जो अभी आपने चित्र में देखा, और उसे हमेशा छाया और खुलेदार स्थान पर रखना चाहिए। हालांकि ये सिलेंडर सख्त डिजाइन किए हैं, लेकिन मोटे तौर पर संभालने पर यह टूट सकते हैं दोस्तों, और इससे दुर्घटना हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि सिलेंडरों को
कभी भी ना टकराएं, ना गिराएं और ना ही इन्हें रोल करें तथा गिरने भी ना दें। सिलेंडर को अंधेरी व ठंडी तथा हवादार जगह पर ही स्टोर करें, क्योंकि R32 अगर लीक हो जाती है या डिस्चार्ज हो जाती है तो यह दोस्तों निचले स्तर पर जमा हो जाती है और वहीं रहती है, क्योंकि R32 गैस हवा से भारी होती है तो उस क्षेत्र में आने वाले व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी के लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप गैस रिकवर करें किसी कंप्रेसर से या किसी अन्य रिकवरी मशीन से, इसलिए अगर आपके पास जो रिकवरी मशीन R32A के लिए सुटेबल है उसी से गैस रिकवर करें, नहीं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। अब हमने गैस को रिलीज़ कर दिया है, अब हम वैक्यूम की प्रक्रिया को करेंगे, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, उचित वैक्यूम पंप से ही वैक्यूम करें। और दोस्तों कभी भी सेल्फ वैक्यूम करके R32A रेफ्रिजरेंट को रिफ़िल ना करें, इससे आपको नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह एक उच्च दबाव वाली गैस है। तो दोस्तों बात रही टॉपअप की, मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप कभी भी R32A को टॉपअप ना करें, क्योंकि दोस्तों यह एक उच्च दबाव वाली गैस है और जब गैस लीकेज हो जाती है तो जब यूनिट हमारी चलती रहती है तो वो वातावरण में मौजूद धूल, नमी वगैरह को अपने सिस्टम के अंदर खींच लेती है और वो कंडेंसेबल नहीं होते, जिससे कि जो हमारा रेफ्रिजरेंट है उसका तापमान काफ़ी बढ़ जाता है और इससे पाइप फटने के भी चांस बढ़ जाते हैं और कूलिंग कैपेसिटी तो कम हो ही जाएगी। इसलिए आप यह रिस्क ना लें और उस गैस को निकाल कर दोबारा से नई गैस डालें, लेकिन उससे पहले आप उसे डाइनाइट्रोजन से अच्छी तरह फ्लैशिंग अवश्य करवाएं और एक अच्छे वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करते हुए वैक्यूम को पूरी तरह से करें। कोई सेल्फ वैक्यूम ना करें, किसी कंप्रेसर से वैक्यूम ना कराएं। इसके लिए आपको डबल स्टेज वैक्यूम पंप का इस्तेमाल करना चाहिए और कोशिश कीजिए कि आप ट्रिपल वैक्यूम की विधि को अपनाएं, जिसके विषय में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। इससे उस सिस्टम में गई हुई नमी और अन्य जो धूल मिट्टी है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगी। इसलिए कभी भी आप R32A रेफ्रिजरेंट को टॉपअप ना करें, दोबारा से ही उसे अच्छी तरह से फिल करें, अच्छी तरह से वैक्यूम करवाने के बाद। कुछ अन्य ज़रूरी बातें, और दोस्तों गैस चार्जिंग मैनिफोल्ड आपको नया लेना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें रीडिंग भी ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो गैस है ये उच्च दबाव वाली है, जैसे R410 है भी उच्च दबाव वाली गैस है। इसके लिए आपको अलग मैनिफोल्ड गेज या गैस चार्जिंग गेज का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप पुराने गेज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो R22 का है, उसके लिए आपको या तो चार्जिंग लाइन नया लेना होगा या फिर एक अडोप्टर आपको नया लेना होगा जो उसके सर्विस पोर्ट पर आप लगा सकें और पुरानी चार्जिंग लाइन और पुराने गेज से आप कार्य ले पाएंगे। लेकिन मैं आपको यही सलाह दूंगा कि दोस्तों आप अच्छे मैनिफोल्ड गेज का इस्तेमाल करें जो R32 और R410 के लिए ही प्रस्तावित हो। और एक बात जो आपके काम आएगी, अभी आप जो यूनिट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें जो सर्विस पोर्ट है यानी गैस चार्जिंग करने वाला पोर्ट है, आपने ध्यान दिया हो तो वो 1/4 वाला ही है। और नॉर्मली जो R410 या फिर R32A के आउटडोर में पोर्ट आते हैं सर्विस वाले, वो 5/16 के होते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी यूनिट में गैस को रिफिल करें तो उसके पोर्ट को देखकर अंदाज़ा ना लगाएं कि इसका पोर्ट छोटा है तो इसमें R22 होगा या फिर इसका पोर्ट बड़ा है तो इसमें R32 होगा। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि उसके कंप्रेसर नंबर को देखें, अगर उसकी नेम प्लेट फटी हुई है या उसकी नेम प्लेट को ढूंढने की कोशिश कीजिए। इसलिए आपको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पोर्ट के साइज़ के हिसाब लगाकर भी आप रेफ्रिजरेंट को डिसाइड नहीं कर सकते। इसलिए आप अच्छी चार्जिंग लाइन लें, अच्छा मैनिफोल्ड गेज लें और इस बात को भी ध्यान में रखें कि पोर्ट का साइज़ छोटा या बड़ा होने से रेफ्रिजरेंट वही नहीं हो सकता। इसलिए इन बातों को अवश्य ध्यान रखें। तो दोस्तों हमने वैक्यूम की प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। अब हम गैस जो हमारा है उसे रिफ़िल करेंगे। इसके लिए हमने उसे सिलेंडर में लगा दिया है। सिलेंडर के विषय में भी मैं आपको कुछ काम की बातें बताऊंगा, बने रहिएगा मेरे साथ। हमने रेफ्रिजरेंट को रिलीज़ कर दिया है, उसको थोड़ा पर्ज करेंगे आगे वाली सिरे से, ताकि जो एयर हमारी चार्जिंग लाइन में रह चुकी है वो निकल जाए। आप रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रूप में भर सकते हैं। यह सिंगल गैस ही है, यानी कि सिंगल कंपोनेंट है, इसमें कोई अन्य और गैस नहीं है। लेकिन रेफ्रिजरेंट लिक्विड आप तभी भरें जब आपका वैक्यूम करने के बाद कंप्रेसर बंद हो, और कभी भी आप वैक्यूम करने के बाद गलती से भी कंप्रेसर को ना चलाएं, नहीं तो काफ़ी हानि आपको उठानी पड़ सकती है। इसलिए हम रेफ्रिजरेंट लिक्विड को उतना भरेंगे जितना आसानी से हमारी यूनिट ले लेगी। और सबसे जो अच्छा तरीका मैं आपको हर बार बताता हूँ कि हमेशा
गैस को वजन के हिसाब से ही भरें, यानी कि जो वजन उस यूनिट के ऊपर लिखा हुआ है उतना ही गैस तोलकर आप डाल दें। ये बातें हमेशा आपको ध्यान रखनी चाहिए। लीकेज को चेक अवश्य करें। बेशक ये हमारी ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को कुछ हद तक बढ़ाती है। इसलिए आप ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस ना करें जिससे कि दोबारा से फिर से गैस लीक हो जाए। और दोस्तों, सिलेंडर को आप कभी भी ना पटकें ना ही उसको रोल करें दोस्तों, क्योंकि ये जो सिलेंडर होते हैं सुरक्षित डिजाइन के हैं, लेकिन मोटे तौर पर संभालने पर, यानी कि हम कई बार रफ़ इनके साथ तरीका इस्तेमाल करते हैं, ये टूट सकते हैं और इससे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। इसलिए ध्यान रखें कि सिलेंडर को ना टकराएं, ना गिराएं और ना ही इन्हें रोल करें तथा गिरने भी ना दें। सिलेंडर को अच्छी व ठंडी जगह पर रखें जब आप काम कर रहे हो या फिर आप अपनी दुकान में उसे स्टोरेज कर रहे हो। और हमेशा एक ध्यान देने वाली बात, कभी भी हरे रंग वाले सिलेंडर में जो डिस्पोजेबल सिलेंडर होते हैं उनमें कभी भी R32A को स्टोर ना करें, उन्हें सर्विस सिलेंडर के तौर पर इस्तेमाल ना करें। सर्विस सिलेंडर का जो रूपरेखा होती है, वो जो सिलेंडर अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो में, यही सर्विस सिलेंडर होते हैं। और इन रेफ्रिजरेटरों के लिए जो उच्च दबाव वाली रेफ्रिजरेटर होती है, इन्हीं का इस्तेमाल आउटडोर में ले जाने के लिए किया जाता है। नहीं तो आप कभी ना कभी किसी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं अगर आप हरे रंग वाले सिलेंडर को इस्तेमाल करेंगे आउटडोर के लिए। ये बातें हमेशा आपको अपने ऊपर अप्लाई करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप रेफ्रिजरेंट को हमेशा तोलकर ही भरें, तो आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे सिस्टम में जाना शुरू हो चुका है। लगभग हमारा जो किलोमीटर है वो 1.1 एम्पेयर दिखा रहा है। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है कि यह इन्वर्टर एयर कंडीशनर है और यह धीरे धीरे ही अपने एम्पेयर को बढ़ाएगा, इसलिए कभी भी जल्दबाजी ना करें। हाँ, अगर आपके पास वज़न तोलने वाली मशीन है तो आप एकदम से रेफ्रिजरेंट लिक्विड छोड़ सकते हैं कंप्रेशर बंद होने की अवस्था में, उतना वज़न जो यूनिट के ऊपर लिखा हुआ है, जिससे कि हमें कोई भी अन्य और मापदंड अपनाने की ज़रूरत नहीं है। आप उतना रेफ्रिजरेंट तोलकर छोड़ दीजिए और फिर यूनिट को चला दीजिए और फिर उसके एम्पेयर को भी ध्यान से देखिए और उसके बैक प्रेशर से भी आपको पता लग जाएगा कि यूनिट में रेफ्रिजरेंट बिल्कुल सही मात्रा में गया है। यह है सबसे अच्छा तरीका होता है जो आपको हमेशा अपनाना चाहिए। फिर भी अगर आप बैक प्रेशर को देखकर रेफ्रिजरेंट भर रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ा धैर्य रखना होगा और धीरे धीरे से ही रेफ्रिजरेंट को छोड़ना होगा, क्योंकि बैक प्रेशर अगर बाहर का वातावरण एक लिमिट से ज़्यादा या फिर कम हो गया है तो इसके बैक प्रेशर में अंतर आ सकता है। इसलिए ये सभी बातें आपको गैस चार्जिंग के दौरान करना चाहिए, क्योंकि R32A रेफ्रिजरेंट को अगर आप ज़्यादा मात्रा में चार्ज कर देंगे तो उससे भी यूनिट को नुकसान पहुंच सकता है। और जहां पर उसका इंडोर लगा हुआ है, अगर वो स्पेस छोटा होगा किसी भी यूनिट के साइज़ के हिसाब से, जैसे ये अगर ये 1.5 टन की यूनिट है तो अगर हमने इसे छोटे कमरे में लगाया है तो वो मापदंड फिल हो जाता है जो कोई भी कंपनी किसी भी यूनिट को कमरे के साइज़ के अनुसार लगाने के निर्देश देती है। तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है, रेफ्रिजरेंट को ना ज़्यादा ओवरचार्ज करना है। बिल्कुल आपको धैर्य से काम लेते हुए धीरे धीरे से इसमें रेफ्रिजरेंट को रिफ़िल करना है। और हमेशा रेफ्रिजरेंट को, अगर आप कंप्रेशर आपका चल रहा है तो आपको वेपर रूप में ही रेफ्रिजरेंट को रिफ़िल करना है, क्योंकि दोस्तों रेफ्रिजरेशन में कोई भी कंप्रेशर वेपर कंप्रेशन के तौर पर बनाया गया है, यानी कि जो यह कंप्रेशर है ये वेपर को कंप्रेशर करता है, यानी कि वाष्प रूप को कंप्रेशर करता है। ये लिक्विड को कंप्रेशर करने के लिए नहीं बनाया गया। अगर आप एकदम तेज़ी से लिक्विड को किसी भी चलते हुए कंप्रेशर में छोड़ेंगे, उससे उस कंप्रेशर की शाफ्ट या पिस्टन खराब हो सकते हैं। इसलिए ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और देखिए धीरे धीरे से एम्पेयर बढ़ रहे हैं, क्योंकि यह इन्वर्टर एयर कंडीशनर है, इसलिए आप इसे फुल लोड पर चलाएं और धीरे धीरे इसके एम्पेयरों को जांच लें। इसमें जो एम्पेयर हैं वो लगभग 6 पॉइंट कुछ आसपास एम्पेयर हैं, इसलिए हम धीरे धीरे से इसके एम्पेयरों को वॉच करेंगे और इसके बैक प्रेशर को भी ध्यान से देखते रहेंगे। इसलिए आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए R32A रेफ्रिजरेंट को हमेशा रिफ़िल करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो R32A रेफ्रिजरेंट है वो R610 से लगभग 30% कम लगती है और R32A का जो GWP है वो 675 है और R610 का 2088 है। इसलिए यह एक सेफ रेफ्रिजरेंट है अगर आप ध्यान से इसे काम करेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि कोशिश कीजिए कि रेफ्रिजरेंट को धैर्य से भरें और उसे
ओवरचार्ज ना होने दें, क्योंकि दोस्तों आपके पास ऑप्शन होता है कि अगर गैस हल्की फुल्की कम मात्रा रह भी जाती है तो आप उसे दोबारा से रिफ़िल कर सकते हैं। और अगर आपने ओवरचार्ज कर दी तो उससे कंप्रेसर की कैपेसिटी पर फ़र्क पड़ सकता है और उसका जो एक सुरक्षा का एक मापदंड था वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए आपको R32A रेफ्रिजरेंट पर कार्य करते हुए ये बातें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एम्पियर लाइट के कम या ज़्यादा होने से कम या बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों लगभग हमारा यूनिट अभी 5 एम्पियर के आसपास ले रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो एम्पियर लोड है वो 6 पॉइंट कुछ एम्पियर के आसपास है। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है गैस रिफ़िल करने का वो वज़न तोलकर भरने का ही सबसे अच्छा तरीका है। इसमें आपको कुछ भी देखने की लगभग ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और हमेशा R32 को रेफ्रिजरेंट को रिफ़िल करते हुए कभी भी सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल ना करें और ना ही कोई खुली हुई लो यानी कि फ्लेम इसके आसपास होनी चाहिए। अगर आप किसी बंद स्थान पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल अवश्य करें। और अगर आप खुले में कर रहे हैं तो भी आपका सिलेंडर छाया वाले स्थान पर रखने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें R32 रेफ्रिजरेंट को रिफ़िल करते हुए, जो शायद लगभग आप जानते भी होंगे और शायद कुछ बातें हैं जो आपको आज पता चली होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस करें ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आपको जल्दी से जल्द प्राप्त हो जाए। और आप मेरे को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूँ। धन्यवाद।